इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। एटीएन उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद महाकाल मंदिर में शुरू हुआ आधुनिक जलाभिषेक। गलती स्वीकारने की बजाय ट्रस्ट ने भेजा चैनल को नोटिस, आवाज और बुलंद होगी। विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने कहा, सजा मिलकर रहेगी। जिलाध्यक्ष बोले, आरोप कोई भी लगा सकता है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने कहा, लीपापोती हुई तो होगा दुर्भाग्य। नक्शा घर में लगी आग के बाद भी नहीं चेता यूआईटी, सिर्फ नाम के लगे हैं एंटी फायर सिस्टम। आग लगी या लगाई की रही चर्चाएं गर्म। और सराड़ा के दरोगा बिश्नोई से खौफ खाने लगे बजरी माफिया। अब तक 39 कार्रवाइयों को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एटीएन उदयपुर न्यूज की खबर के असर के बाद बौखलाई ट्रस्ट की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। महाकाल के भक्तों पर विडंबना आ ही नहीं सकती, लेकिन इन दिनों सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट की तानाशाही खुलेआम देखी जा रही है। भक्तों को भोले तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा है। जलाभिषेक का महत्व तो आप सभी जानते ही होंगे। समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को पीने के बाद उससे उत्पन्न होने वाले ताप को खत्म करने के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव का जलाभिषेक किया था। तब से ही सदियों पुरानी अभिषेक की परंपरा अनवरत जारी है। कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत देश भर के सभी देवालयों में प्रवेश और अभिषेक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो गए थे, लेकिन उदयपुर की इस ट्रस्ट ने अपनी मनमानी जारी रखी। जब हजारों शिव भक्तों की पीड़ा एटीएन उदयपुर न्यूज तक पहुंची, तो हमारी टीम ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी शिद्दत से निर्वहन करते हुए न सिर्फ इस पूरे मसले को सबके सामने लाने का प्रयास किया, बल्कि ट्रस्ट को जलाभिषेक की आधुनिक व्यवस्था करने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रस्ट ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय एटीएन उदयपुर न्यूज को ही नोटिस थमा दिया और कैमरे पर विरोध करने वाले शिव भक्तों को भी पार्टी बना दिया। एटीएन उदयपुर न्यूज हमेशा सच की आवाज बना है और आगे भी अपनी बुलंद आवाज जारी रखेगा। महाकाल के भक्तों को अगर आगे भी रोका गया तो एटीएन उदयपुर न्यूज फिर सबकी आवाज बनेगा और भोलेनाथ पर पहरा करने वाली ट्रस्ट के सामने सीना ताने खड़ा रहेगा। वैसे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर सच बोलने वालों को असामाजिक तत्व की उपाधि देते हुए उन पर कार्रवाई की बात कही थी। और इस नोटिस से यह साफ हो गया है कि ट्रस्ट मीडिया और शिव भक्तों को असामाजिक तत्व कह रही है। एटीएन उदयपुर न्यूज सभी शहरवासियों और शिव उपासकों से अपील करता है कि महाकाल मंदिर के बाहर लगी फाटक को खुलवाने और कोविड नियमों के तहत मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक की पुरानी परंपरा को सुचारू करवाने की मुहिम में आगे आए। हर हर महादेव, जय श्री शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। तेरा नाम जपना, तेरा
प्रताप गमेती जी विधायक हैं, इनके ऊपर आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, हाँ, ये क्या मसला है? मतलब आप बता सकते हैं कुछ विस्तार से मुझे? तो गलत विधायक महोदय ने किया है तो उसकी सजा तो उनको मिलेगी। जी। जी, ये कब बुलाया आपको और ये दोस्ती कैसे हुई थी आपकी? 2016 से अच्छा, तो कहाँ मिले थे आप? समाज के कार्यक्रम में। विधायक जी ने गलत किया है और उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। ये पीड़ा उस महिला की है जिसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए और अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और ये धमकियां और कोई नहीं दे रहा। उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे प्रताप गमेती और उनके परिचितों की ओर से पीड़िता को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाली एक महिला ने विधायक प्रताप लाल भील पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह के सामने पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की एफआईआर सुखेर थाने में दर्ज हो चुकी है, लेकिन मामला विधायक से जुड़ा होने के चलते अब प्रदेश मुख्यालय के मार्फत जांच को सीआईडी सीबी को भेजी जाएगा। मूलतः नीमच की रहने वाली इस महिला ने पुलिस को बताया कि करीब 3 साल पहले विधायक प्रताप लाल भील से उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पहले विधायक ने मेलझोल बढ़ाया था, उसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला के अनुसार विधायक प्रताप भील ने उदयपुर के सुखेर स्थित एक फ्लैट में और नीमच में भी महिला के साथ संबंध बनाए थे। पुलिस के सामने महिला ने आरोप लगाया कि विधायक अब शादी से मुकर गया है, इसलिए वह शिकायत लेकर आईजी के सामने पेश हुई है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने एफआईआर के मार्फत बताया कि जब उसने विधायक प्रताप गमेती को फोन किया तो उसने कहा कि शादी वादी भूल जा और उदयपुर के आसपास भी आई तो मरवा कर फिकवा दूंगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने भी विधायक प्रताप भील के खिलाफ महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अब इस मामले को सीआईडी सीबी को भेज दिया गया है। अब सीआईडी सीबी मामले की जांच करेगी। उससे पहले पुलिस ने महिला का मेडिकल भी करवा लिया है। कल एक परिवादिया पेश हुई थी और उसने बताया कि गोगुंदा क्षेत्र के प्रताप राम भील ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस बात पे कल यहाँ पे प्रकरण दर्ज किया गया और चूँकि तफ्तीश से पता चला कि जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है वो अभी विधानसभा में जनप्रतिनिधि है, तो प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई होकर सीआईडी सीबी को भेज दिया गया। सर, किस तरह से ये लोग संपर्क में आए थे, कितने समय पुराना ये मामला है, कहाँ पे इस तरह की मामला जो है? दोनों एक ही समाज के हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में एक दूसरे से मुलाकात हुई, जो पीड़िता ने बताया, और लगभग पिछले 2-3 साल से ये आपस में एक दूसरे को जान पहचान में संबंध। ठीक। तो सुना आपने भाजपा के विधायक प्रताप लाल गमेती पर कितने संगीन आरोप लगे हैं। इस पूरे मसले पर एटीएन उदयपुर न्यूज ने विधायक जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन बंद गया। वहीं भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार ने कहा कि उन्हें भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, जांच का विषय है। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जनता सेना के प्रदेश समन्वयक रहे मांगीलाल जोशी ने कहा कि यह बड़ा गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अगर लीपापोती होती है तो यह भाजपा के लिए और राजनीति के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, मैं एटीएन उदयपुर न्यूज से बात कर रही थी। हाँ सर, ये गोगुंदा विधायक पर जो आरोप लगे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो पूछताछ अपने तो कोई की नहीं है, पूछा तो पता लगेगा, वास्तविक क्या है आइडिया नहीं है। अच्छा, तो सर क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं अगर ऐसा होता है तो आप? इसकी जांच करेंगे, मतलब जांच तो करवाएंगे भाई, कैसे क्या हुआ, वास्तविकता क्या, वास्तविकता को जाएंगे तब है ना। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन वास्तविकता पे जाना पड़ेगा। नमस्कार सर, मैं एटीएन उदयपुर न्यूज से वैशाली बात कर रही थी। हाँ बोले सर। हाँ सर, ये गोगुंदा विधायक जी पे जो आरोप लगे हैं उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे गोगुंदा विधायक पर जो आरोप लगा है, हाँ जी, बलात्कार का मामला या जिस प्रकार से एक महिला ने आरोप लगाया, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के गोगुंदा के विधायक है और जनप्रतिनिधि है। जी सर, इसकी साफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मामले में अगर मान लो कहीं पर लिपापोती होती है, लापरवाही रहती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से किसी जनप्रतिनिधि का अनैतिक कार्यों में संलग्न होना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और यूं राजनीति के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। जी सर।
शहर के सेक्टर 4 स्थित तुलसी निकेतन परिसर में बनी अवैध दुकानों को शुक्रवार सुबह उदयपुर नगर निगम ने सीज कर दिया। नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो सभी दुकानदारों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। यहां कोई दुकानदार पिछले 5 साल से काबिज है तो कोई दुकानदार 15 सालों से अपना व्यवसाय कर रहा है। ऐसे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अचानक निगम की ओर से एक नोटिस आता है और 12 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को सीज कर दिया जाता है। शुक्रवार को ही निगम की कार्रवाई के बाद सभी दुकानदार रोते बिलखते अपनी दुकान को सीज होते देखते रहे। बरसों पहले तुलसी निकेतन सेवा समिति को न्यूनतम मूल्य पर छात्रावास के लिए एक जगह आवंटित की गई थी, जिसे लीज पर दिया गया था। साथ ही शर्त थी कि इस बिल्डिंग का उपयोग कभी कॉमर्शियल नहीं हो सकेगा। लेकिन तुलसी निकेतन सेवा समिति ने कई वर्षों पूर्व छात्रावास की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां करना शुरू कर दिया था। साथ ही करीब 15 दुकानें किराए पर दे दी, जिसका किराया भी कई वर्षों से सेवा समिति उठा रही है। लेकिन गुरुवार शाम निगम के एक कर्मचारी ने बिल्डिंग पर अंतिम नोटिस क्या चस्पा किया, सभी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नोटिस में स्पष्ट था कि दुकानों को खाली कर दिया जाए और निगम अवैध दुकानों को सीज करने की कार्रवाई कर सके। दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि दुकानों को खाली कराने के लिए पूर्व में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है और एक शॉर्ट नोटिस पर सभी को बेरोजगार किया जा रहा है। आज मेरे भतीजे की दुकान पर जो प्रशासन द्वारा लाइट हाउस पर जो तालाबंदी और प्रवेश वर्जित का जो नोटिस चस्पा किया गया, इसके संदर्भ में सिर्फ प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि आज एक युवा वर्ग जब एक नई दुकान लगा के साल 2 साल से मेहनत करके अपने धंधे को जमा के और अचानक रात को 6 बजे अगर प्रशासन नोटिस देता है कि आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी, तो बताएं आपको रात को 12 बजे कौन से व्हीकल मिलेंगे और कौन से सामान खाली करके हम यहाँ से शिफ्ट करके अपनी दुकान को व्यवस्थित चला पाएंगे। अगर प्रशासन को इतना ही लगता है कि यह अवैध निर्माण है या कोई अवैध व्यवस्थाएं चल रही है, तो कम से कम आम पब्लिक को जागरूकता, आप प्रशासन किस लिए काम कर रहा है, व्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है ना, तो कम से कम इनको व्यवस्था के प्ररूप समय तो देना चाहिए कि 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, जिसको जितना समय लगता है। व्यापारी वर्ग है, इनके लाखों रुपए फंसे हुए हैं दुकानदारों के, इनकी सप्लाई नहीं जाएगी, पेमेंट नहीं आएगा। घर गृहस्थी व्यवस्था और आम पब्लिक का अगर जीवन इससे प्रभावित होता है तो प्रशासन को इतना तो सोचना चाहिए कि कम से कम इनको यहाँ से अपना सामान निकालने का समय, उचित समय दिया जाए। प्रशासन सुविधाओं को व्यवस्थित चलाने के लिए होता है, न कि एक आम आदमी के लिए व्यवधान बढ़ाने के लिए होता है। तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि जो शाम को नोटिस चस्पा करके और सुबह सीज किया गया, ये संपूर्ण रूप से गलत है और आम पब्लिक के लिए बहुत अहितकर है और प्रशासन को इसके लिए तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर दुकानदारों को अपना सामान व्यवस्थित निकालने का समय देना चाहिए। यह मेरी आपसे पुरजोर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि नई पीढ़ी को अगर क्या समाचार जाएगा और प्रशासन के प्रति ये लोग क्या विचार करेंगे और इनके जीवन में ये क्या इस चीज़ को आकलन करेंगे कि सरकार किस लेवल पर क्या काम कर रही है। आज इंडिया अपना 130 करोड़ की आबादी वाला देश होते हुए भी अगर इस व्यवस्था में समय की उपलब्धता प्रॉपर नहीं दी गई दुकानदारों को, तो निश्चित तौर पर यह गलत है और मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं और आप इस पर जरूर अमल कर इन सभी लोगों की सुविधा अनुसार आप इस पर थोड़ा विचार करके और इन्हें समय की उपलब्धता कराएं। अभी 2 साल पहले दुकान लगाई, हमने पैसा जोड़ के दुकान लगाई, मेहनत करके जमाई है, मार्केट की गुडविल जमाई है, ईमानदारी से काम करते, टैक्स भरते, किराया टाइम पे देते। 15 दिन पहले रजिस्ट्री करवाई है दुकान की पक्की गवर्नमेंट से, उसका पैसा भी देकर आए हैं। इन 2 लोगों की लड़ाई के चक्कर में हम दुकानदार कहाँ जाएंगे। और अंदर नोटिस आया, हमको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया और अचानक हमारी दुकान सीज हो रही है। हमको इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए कि भैया ये सिचुएशन हो गई है, सब कुछ। 2 महीने बाद मेरी शादी है, हमने पैसा सब इधर उधर से लगा रखा है दुकान पे, माल पड़ा है, क्या करेंगे हम लोग। निगम के लोगों में इंसानियत नहीं है, सरकार में इंसानियत नहीं है, मुझे बताओ। आज से 16-17 साल पहले मैंने दुकान लगाई थी। सरकार को ये 17 साल पहले दुकान अवैध नहीं लग रही थी, आज अवैध क्यों लगी, यूँ बताओ। आज ही अवैध क्यों लग गई। ये सरकार के मुलाजिम को मैं पूछता हूँ, अगर निर्माण किया है अवैध तो संस्था की समिति ने किया है, उनके अधिकारियों ने किया, उनको जेल में डालो। हमारे को क्यों किया, हमको क्यों बेघर किया है। तो अवैध निर्माण करने वाले, अगर सरकार कानून कायदे से चलती है और सरकार कहती है कि हम कानून कायदे से काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उनको जेल में डालो, उनको सीज करो। हमारी दुकानें क्यों सीज कर रहे हो। और 20 साल और 17 साल 20 साल बाद में आज उनको अवैध निर्माण दिख रहा है सरकार को। इसका कारण एक ही है कि समाज के 2 कर्मचारियों, दो
दो गुटों की आपसी लड़ाई की वजह से सरकार ने हमारे ऊपर डाला है। सरकार उनके प्रेशर में, सरकार के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, सरकार उन लोगों के प्रेशर में। तो देखा आपने किस तरह से तुलसी निकेतन सेवा समिति के पदाधिकारियों में लंबे समय से अंतर कलह चल रहा है और वर्चस्व की लड़ाई में शुक्रवार को जो खामियाजा हुआ उसे सिर्फ दुकानदारों को भुगतना पड़ा। समिति के आपसी द्वंद्व में कई व्यापारियों का रोजगार छिन गया और परिवार सड़कों पर आ गया। ऐसे में निगम की कार्रवाई के दौरान दुकानदार भी कर्मचारियों से उलझ पड़े और अपनी पीड़ा बयां करते करते रोने तक लगे थे। 15 दुकानदारों में से एक व्यापारी की 2 माह बाद शादी होनी है, जिसके लिए ब्याज पर पैसे लेकर व्यवसाय में लगाए थे, लेकिन सेवा समिति के पदाधिकारियों के आपसी लड़ाई और निगम की कार्रवाई के दौरान सब कुछ बर्बाद हो गया। यही नहीं, सेवा समिति की धोखेबाजी तब सामने आई जब व्यापारियों ने बताया कि सेवा समिति को पूर्व में 2 बार नोटिस निगम की ओर से मिल चुका है, लेकिन व्यापारियों तक नहीं पहुंचा। यहां तक कि सेवा समिति की ओर से 15 दिन पहले ही सभी दुकानदारों की रजिस्ट्री भी करवाई गई है और निगम ने फायर सेफ्टी का कर भी वसूला है। व्यापारियों ने सेवा समिति द्वारा अंधकार में रखकर धोखेबाजी करने के आरोप भी लगाए हैं। हमको यहाँ पे शॉप लगाए हुए 2 साल हो गए हैं सर, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी हमको ना तो अंदर से नोटिस मिला ना सरकार से नोटिस मिला। सुबह आते हैं 8 बजे और हमारी दुकान सीज करके चले जाते हैं। हमसे इन्होंने 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने, सरकार ने टैक्स लिया है। अगर सरकार को अगर यहाँ पे सीज ही करनी थी तो सरकार ने हमसे टैक्स की वसूली क्यों की? ये तो अकाउंट नोटिस भी दिया हमको। उसके बाद अगर सरकार को 20 साल में आज ये प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये इलीगल चल रही है, तो 20 साल तक सरकार कहाँ थी? 20 साल तक सरकार कहाँ पे थी? सरकार की अब नींद जाग रही है 1 साल में। हम लोग यहाँ पे सर अभी कोविड खत्म हुआ है, बिजनेस स्टेबल नहीं है और यहाँ पे ये सुबह आते हैं 8 बजे और सीज करा जाते हैं सर। और यहाँ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं सर? ये गुंडागिरी कर रहे हैं सर। ये लाखों रुपए का माल मतलब हमारे सर मार्च में हमारा सीजन आ जाता है, हम लाखों रुपए का माल भरते हैं। हमको नोटिस नहीं मिला, हमको रात को 5 बजे बाद नोटिस मिला। हमने रातों रात दुकान खाली करी। अब हम कहाँ जाएंगे? करना है क्या है? हमारा भूखे मरने लिए छोड़ दिया रोड पे। इससे अच्छा अंदर बंद कर देते, हमको अंदर बंद कर देते, वैसे ही मर जाते। ऐसे मारने से क्या फायदा? संस्था वाले लड़ रहे तो उनको सामने तो आए, उनको सामने आना चाहिए ना। वो अंदर छुप के बैठे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे, क्या मतलब है? यही शॉप है मेरी, अशोक जैन, चार्ली फैशन। कार्रवाई सर, एक तो पहले हमें पता ही नहीं चला कि कब दुकान को क्या करना है क्या नहीं करना। खाली रात को खाली वो सस्ता वाले या कोई चिपका के चले गए। भाई अगर दुकानें खाली करवानी थी तो हमको बोलते तो खरी नोटिस कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं नोटिस। हमको तो पता ही नहीं पड़ा किसी बात का, किस चीज़ का। और हम तो ये देख लो रात को अभी सामान ही पड़ा है अंदर। हम तो हमारा सामान रेडीमेड काम है, खराब है। सामान खाली का क्या पड़ा है अंदर, सब खराब हो रहा है, रेडीमेड काम खराब। वो तो बंद करके बैठे हुए हैं, सस्ता वाले तो बंद करे। मैं तो सस्ता का अगर लपड़ा था सस्ता को भी बंद करो ना। फिर भाई सस्ता को भी सील करना चाहिए। और निर्माण अगर होगी भी है तो 2000 मतलब पहले भी एक निर्माण रुकना था। 20 साल हो गए। मतलब मैं इस दुकान पे 20 साल से हूँ किराएदार। और अभी 10 दिन पहले रजिस्ट्री करवाई है इन्होंने किराए की। तब उनको नहीं पता चला भाई क्या है, भाई कैसे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। और ये सस्ता में क्या है, ये आपसी लड़ाई है इनकी खाली गद्दी की, पीछे सस्ता की। उसके लिए दोनों हम दुकानदारों को परेशान करें। और 20 साल से अब आप देख लो, हम 20 साल से हम रह के परिवार इतना सब लेके बैठा है। अब कैसे कहाँ जाएंगे बता मेरे। शुक्रवार सुबह जब निगम का दस्ता कार्रवाई को पहुंचा तो तुलसी निकेतन परिसर के दूसरे माले पर परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें बाहर से आए विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे थे। निगम के अधिकारियों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे भी इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और सभी स्टूडेंट्स को अपने फॉर्म हाथ में लेकर सड़कों पर आना पड़ा। निगम द्वारा की गई इस निष्ठुर कार्रवाई का सभी स्टूडेंट्स ने भी विरोध जताते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। पता ही नहीं सर, हमारा को क्या पता। हम सुबह 9 बजे से आए एग्जाम देने के लिए, 9:30 बजे अभी एग्जाम से उठा रहे हैं। हमारा ये कोई तरीका होता है? खेरवाड़ा से आए सुबह से ठंड मर के और हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आधा घंटा ये निकाल नहीं सकते कर्मचारी। और ये भी कभी बच्चे रहे होंगे ना कभी। एग्जाम 2 साल हो गए यहाँ पे हमको। अभी ये लॉकडाउन में कब से घर से और अभी एग्जाम देने के लिए आए, अभी ऐसा तरीका। इलेक्ट्रिशियन और 2 साल का हमारा कोर्स है ये। 1 साल हो गया, ब्रेक लगा था। हाँ। तीसरा साल चल रहा है सर, सेकेंड ईयर का एनसीवीटी का सर। इनके पेपर जो हैं अभी कोविड के कारण ऑलरेडी लेट हो रहे हैं।
और इनको चांस मिला है अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, और फिर ये आधे पेपर दिए, आधे पेपर में फिर इनको उठा दिया बात। कम से कम एटलीस्ट एजुकेशन के ऊपर तो फोकस करना चाहिए इन लोगों को कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आपके 4 रूम जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं वो रूम हम सीज नहीं करेंगे। एग्ज़ाम 10 बजे से एग्जाम है। वो 4 रूम है हमारे टोटल, 2:30 बजे और एग्ज़ाम है हमारे बच्चों के। ये हमारा विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जो कि अंडर गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम एग्ज़ाम करवा रहे हैं यहाँ पे, एनसीवीटी के अंदर है। एनसीवीटी ITI है। नहीं, हमें कोई प्री नोटिस नहीं दिया गया है। शाम को 6:30 बजे हमको पता चला है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप बताइए हम बच्चों को नोटिस कैसे दें? बच्चा तो बाहर से आया ना एग्ज़ाम देने के लिए। संचालक प्रदीप जी हैं, वो उधर साहब से बात कर रहे हैं, जबकि साहब ने बोला है कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। मेरा पुष्कर सालवी नाम है, मैं भी इसी कॉलेज का स्टाफ हूँ, ठीक है ना। इन्होंने सर कॉलेज को ही पता नहीं, बच्चों को कहाँ से बताएगा? सर कॉलेज को ही पता नहीं है तो वो बच्चों को कहाँ से बताएगा? हाँ सर, एग्ज़ाम में नियर अबाउट अभी 50 से 60 बच्चे हैं टोटल। हमारे 5 तारीख से 10 तारीख तक एग्ज़ाम है, 13 तारीख तक एग्ज़ाम है, जिसके अंदर 50 बच्चे हैं हमारे। हम इनसे केवल इतनी विनती कर रहे हैं अभी कि अभी का जो एग्ज़ाम जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें आप एग्ज़ाम देने दीजिए, बाकी की हम व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं है। हम भी ऊपर रूल देंगे, नोटिस देंगे, पता चलेगा हमें। तुलसी निकेतन सेवा समिति के अंतर्कलह का शिकार आज यहाँ के करीब 15 दुकानदार हुए हैं और निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने यहाँ पहुंचकर सीज करने की कार्रवाई की है। जिस तरह से यहाँ के दुकानदारों ने हमें बताया, उससे पता चला कि 2 नोटिस पूर्व में भी निगम द्वारा दे दिए गए हैं, लेकिन ये सभी नोटिस दुकानदारों तक नहीं पहुँचे थे। सेवा समिति ने नोटिस मिलने के बावजूद दुकानदारों की रजिस्ट्रियाँ करा दी और एक धोखा यहाँ के सभी दुकानदारों के साथ किया है। ऐसे में निगम ने आज कार्रवाई करते हुए 15 दुकानों को सीज किया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि सेवा समिति के अंतर्कलह और आपसी विवाद का शिकार हुए इन दुकानदारों को न्याय मिल पाता है या फिर इन्हें भी उन सेवा समिति के अंतर्कलह का शिकार लगातार होना पड़ेगा। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। गुरुवार की रात उदयपुर UIT की ड्राइंग शाखा के रिकॉर्ड में लगी आग यूथ फायर ब्रिगेड ने कुछ घंटों में ही बुझा दी, लेकिन इसकी लपटें अब UIT की कार्य प्रणाली पर उठ रही हैं। जी हां, रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बाद इस मामले में अब कई लोगों ने UIT अधिकारियों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शहर के प्रति जवाबदेह इस महत्वपूर्ण महकमे में फायर सिस्टम की व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अचानक आग लग कैसे गई। इधर आग लगने के दूसरे दिन जब ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया तो उसका 90% रिकॉर्ड जलकर स्वाहा हो चुका था। UIT अधिकारी भले ही रिकॉर्ड के लिए डिजिटल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यदि डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भविष्य में कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पेश है UIT की व्यवस्थाओं को लेकर ATN उदयपुर न्यूज की एक खास रिपोर्ट। UIT में गुरुवार की शाम ड्राइंग शाखा के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई थी। आग पर रात में ही काबू पा लिया गया, लेकिन सवालों की चिंगारी अभी भी जली हुई है। दरअसल UIT न केवल शहर भू रिकॉर्ड के प्रति जवाबदेह है, बल्कि आसपास के पेराफेरी के करीब 140 गांवों भू दस्तावेजों का लेखा जोखा UIT के पास है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज UIT के ओहदे में होने के बावजूद यहाँ पर एंटी फायर सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। रिकॉर्ड रूम में आग कैसे लग गई और रात में ही क्यों लगी, यह बड़ा सवाल है जो जनता के बीच उठ रहा है। UIT में आमतौर पर रात 7-8 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी काम करते रहते हैं, लेकिन गुरुवार को ही दफ्तर पूरी तरह से कैसे बंद हो गया। UIT के पूर्व ट्रस्टी मांगीलाल जोशी ने भी UIT के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के मामले को न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि यह साफ कहा कि यह आग किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। उनका कहना है कि UIT में कुछ भी संभव है। जोशी ने UIT अधिकारियों के जले रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन होने के तर्क पर भी आपत्ति की और कहा कि इतना महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जल गया और अधिकारियों द्वारा इसे हल्के में लेना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है।
कल यूआईटी में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है, आपने आज सब पढ़ा भी होगा अखबारों में, न्यूज चैनल पे भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल। तो आप यूआईटी के बहुत सीनियर मेंबर और पूर्व ट्रस्टी रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि भाई यूआईटी की कहीं इसमें कोई कार्यप्रणाली पर सवाल उठे या लापरवाही है कि भाई इतने बड़े रिकॉर्ड रूम के लिए वहाँ फायर सिस्टम भी नहीं है? लापरवाही का इसमें कोई साजिश हो तो आश्चर्य नहीं है। अच्छा, जी 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 जी। हाँ, आप लापरवाही की बात कर रहे हो, इसमें कोई साजिश हो। जी जी जी। क्योंकि यूआईटी में सब संभव है बात। जी 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 जी। इसलिए क्या कि यूआईटी की जो आग है ना, किसी का कलेजा जलाने के लिए पर्याप्त और किसी का कलेजा ठंडा करने के लिए भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक्चुअल भाई साहब ये लगी है, रिकॉर्ड रूम में आग लगी है नक्शा घर के जो ड्राइंग शाखा के, तो क्या आप तो बहुत जानकार हैं, तो इसमें रहता है क्या कोई, जैसे कल यूआईटी सचिव ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, कोई खास वो रिकॉर्ड नहीं था और उसको ये कहना गलत है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंभीर उसमें है ना सर रिकॉर्ड रहता है जी, और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है ये यूआईटी का। जी 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 जी। अगर कोई ये कहता कोई खास बात नहीं है, ये उसकी वास्तव में गैर जिम्मेदार का बयान है। तो इसमें कोई ऐसी आपकी तरफ से कोई अधिकारियों से कोई बात हुई है या कोई? नहीं, मेरी किसी से बात मेरी बात तो नहीं हुई जी, पर वास्तव में इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसको हल्के में लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी जी, धन्यवाद भाई साहब। यूआईटी के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के दूसरे दिन जब एटीएन टीम ने रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया तो साफ जाहिर हो रहा था कि लगभग 95% रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया है। सुरक्षा की व्यवस्था को देखा गया तो एंटी फायर सिस्टम तो था, लेकिन चलाने की व्यवस्था नहीं, और न ही रिकॉर्ड वाले कमरों में एंटी फायर के सिलेंडर लगे हुए थे, जिससे कि आपात स्थिति में कर्मचारी खुद ही कुछ प्रयास कर सके। यूआईटी की घोर लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय पहले लाखों रुपए खर्च यूआईटी में लगाया गया एंटी फायर सिस्टम बेकार व बंद अवस्था में पड़ा है। यूआईटी की ड्राइंग शाखा में गुरुवार की शाम को आग लगने से काफ़ी कुछ रिकॉर्ड जल चुका है, लेकिन रिकॉर्ड जलने के बाद इस आग का धुआं अब उठता दिखाई दे रहा है। दरअसल यूआईटी के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बाद यूआईटी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों ने तो प्रशासन को पत्र लिखकर यूआईटी की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए हैं कि यूआईटी में आखिरकार फायर ब्रिगेड की या फायर सिस्टम की व्यवस्था क्यों नहीं है। हमने जब आज एक दिन आग लगने के एक दिन बाद जब यूआईटी के रिकॉर्ड रूम में जाकर देखा तो वहाँ पर लगभग 90% रिकॉर्ड, 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत रिकॉर्ड जलकर स्वाहा हो चुका है, खत्म हो चुका है। कल जिस तरह से यूआईटी के सचिव अरुण हासिजा जी सफाई दे रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है, यूआईटी का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइजेशन है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि डिजिटल सिस्टम यदि उड़ जाता है तो इस रिकॉर्ड को आखिर कहाँ से जुटाया जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल यूआईटी के सामने है। जहाँ तक आग लगने का सवाल हो तो आग एक आकस्मिक घटना है और यह कभी भी दूसरी जगह या यूआईटी के दूसरे रिकॉर्ड रूम या दूसरे सेक्शन में भी लग सकती है, लेकिन यूआईटी के जो फायर सिस्टम है यहाँ पर बिल्कुल अस्त व्यस्त है, यहाँ पर कोई फायर सिस्टम नहीं है। यूआईटी ने 2 साल पहले यहाँ पर फायर सिस्टम विकसित भी किया था। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि यह बताए फायर सिस्टम यहाँ पर विकसित किया गया था, लेकिन यह चालू नहीं हुआ है अभी तक। यूआईटी की इसमें भी एक ज़बरदस्त वाली लापरवाही दिख रही है कि फायर सिस्टम विकसित तो किया गया है लेकिन इसको चालू नहीं किया गया। अगर यह फायर सिस्टम चालू होता तो शायद प्राथमिक रूप से कल यूआईटी के कर्मचारी ही यहाँ पर कार्रवाई करके और आग बुझाने का काम कर सकते थे। तब तक जब तक कल नगर निगम की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तक रिकॉर्ड काफ़ी कुछ जल चुका था। अगर यह फायर सिस्टम यूआईटी का फायर सिस्टम चालू होता तो रिकॉर्ड को शायद इतना ज़्यादा जलने से बचाया जा सकता है। हालांकि अब यूआईटी पर सवाल उठ रहे हैं कि यूआईटी का फायर सिस्टम क्यों नहीं चालू है, और यह भी सवाल उठा है कि आग लगने के जो कारण है वो फायर सिस्टम शॉर्ट सर्किट है या और भी कोई कारण है। इसको लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया है और प्रशासन को इसके संबंध में पत्र भी लिखा है। तो यूआईटी हालांकि अधिकारियों का ऐसा कहना है कि वो जो है अब सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड खंगालेंगे और वास्तविक कारणों का पता करेंगे और यहाँ के इलेक्ट्रिक सिस्टम को भी मजबूत करेंगे और फायर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरुवार की शाम को जो आग लगी है उसमें यूआईटी की लापरवाही देखने को मिली है। एटीएन उदयपुर न्यूज़ के लिए प्रमोद को। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज़।
Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ 2020 द फूड किचन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सराड़ा थाना पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में सराड़ा थाना पुलिस ने थानाधिकारी के नेतृत्व में शुक्रवार को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देशों की पालना में एडिशनल एसपी मुकेश सांखला व सराड़ा डिप्टी हीरालाल के निकट सुपरविजन में और थानाधिकारी अनिल विश्नोई के नेतृत्व में टीम द्वारा जयसमंद झील के डाउन स्ट्रीम में गोमती नदी के सराड़ा क्षेत्र में
में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए एक जेसीबी, एक डंपर तथा बाड़ा कला से 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वाहनों के 4 चालकों को मौके से डिटेन किया गया। पुलिस के अनुसार जेसीबी का मालिक दलपत सिंह राजपूत निवासी सल्लाड़ा है, जबकि डंपर हनुमान कंस्ट्रक्शन कंपनी व ट्रैक्टर प्रेमलाल मीणा निवासी पाल सेपुर का होना पाया गया। इन सभी के विरुद्ध अवैध खनन व परिवहन के लिए खनिज विभाग उदयपुर को सूचित किया गया और कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि थाना सराड़ा द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अब तक कुल 39 कार्रवाई कर 2 जेसीबी, 1 डंपर और 33 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जो पूरे जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। उदयपुर शहर से सटे ढीकली गांव के लक्ष्मीलाल सुथार के साथ हुई धोखाधड़ी के बाद लक्ष्मीलाल सुथार ने शुक्रवार को एसपी के यहां न्याय की गुहार लगाई है। लक्ष्मीलाल सुथार ने बताया कि धोखाधड़ी से उसकी जमीन हड़प ली गई। ज्ञापन के बाद लक्ष्मीलाल सुथार ने बताया कि ढीकली गांव में खातेदारी जमीन पर धान की बुवाई कर रखी थी। 23 जनवरी को भूमि दलाल सोहन सिंह डुलावत सहित अन्य असामाजिक तत्व खातेदारी जमीन पर पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए जमीन को खाली करने का हवाला दिया। असामाजिक तत्वों ने लक्ष्मीलाल सुथार को बताया कि जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम करवा दी गई है। इस पर लक्ष्मीलाल सुथार ने साफ किया कि उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई है। लक्ष्मीलाल सुथार ने यह भी कहा कि 28 जनवरी 2011 को भेरू सिंह शक्तावत और निर्मला शक्तावत जमीन का कुछ हिस्सा बेच रहे थे। उस समय उनके साथ भूमि दलाल सोहन सिंह भी उनके साथ था, जिसने बाकी बची जमीन पर मिलीभगत कर बाकी बची जमीन को अपने नाम करवा लिया था। लक्ष्मीलाल सुथार ने कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 23 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा ये सोहन सिंह जी और कान सिंह जी पिता ये जैसे भी लेके आए, जैसे मेरे को पता चला। फिर ये जब वो बोलते हैं ये ज़मीन मैंने खरीद रखी है, तो मैंने बोला ये ज़मीन मैंने भेजी नहीं तो कैसे खरीदी आपने। तो मैंने परिवार मंडल में भी पता किया तो वहाँ पता चला कि ये उनके नाम पे ज़मीन है। फिर नकल निकल आई तो पता चला इनके रजिस्ट्री करवा दी। मैं आज एसपी साहब के परिवार पेश करने आया हूँ। उदयपुर शहर के फतेहपुरा चौराहे के समीप वाइन शॉप इन दिनों बदमाशों के निशाने पर है। लगातार दूसरे दिन वाइन शॉप को बदमाशों ने निशाना बनाया और उचक के महंगी शराब की बोतल चुराकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस शॉप पर 2 बदमाश आए। उनमें से एक बदमाश ने दुकान से 4,500 रुपए की कीमत की शराब की बोतल चुराकर फरार हो गया। दूसरे दिन चोर 8,500 रुपए की 2 बोतल पार कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर संचालक ने अंबा माता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सेल्समैन अनूप तिवारी ने बताया कि बुधवार और गुरुवार लगातार 2 दिनों तक चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस चोरी में चोर महंगी शराब की बोतल ले गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है और खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए जिनका पूरा 1 वर्ष खराब हुआ है और नया वर्ष शुरू होने के बाद भी अभी तक स्कूल और कॉलेजों में पूरी तरह से पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए इंडिया के नंबर 1 ई लर्निंग ऐप पर अनअकैडमी की ओर से फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, इसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य खराब नहीं हो और फ्री लाइव क्लासेस से पढ़कर आने वाले समय में एग्जाम देकर अपना भविष्य सुधार सके। रजत खंडेलवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लाइव क्लासेस के माध्यम से छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेगी। फ्री लाइव क्लासेस के लिए ऐप पर इनवाइट कोड में RK सर डालना होगा। मैं इंडिया का जो सबसे नंबर 1 ई लर्निंग एप्लीकेशन है जिसका नाम अनअकैडमी है, वहाँ पर मैं एजुकेटर हूँ। अराउंड 500 एजुकेटर्स में मेरी जो पोजीशन है वो 7th नंबर की है पूरे इंडिया के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स की आपको पता ही है डेट्स आ चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ही टेंशन में है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करेंगे, कैसे उनके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। अगर आप क्लास 12 बोर्ड के हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कॉमर्स हो या साइंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ हो, आपको कुछ नहीं करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है। देन उसके बाद अगर आप लोग कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में आना है, साइंस के हैं तो साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में। जैसे ही आप वहाँ आएंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस के ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन में जाकर जब आप क्लास को एंटर करेंगे, जब क्लास को क्लिक करेंगे तो वहाँ आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा और वो इनवाइट कोड होगा RK सर।
RK सर। जैसे आप उस इनवाइट कोड को एंटर कर देंगे, देन अनअकैडमी पर चलने वाली जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो केवल स्पेशली 12 बोर्ड के एग्ज़ाम को पास करने के लिए बनाई गई है, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए बनाई गई है, उन सारी क्लासेस का आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इससे जो परसेंटेज का जो डर आपके अंदर बना हुआ है कि कैसे हम अच्छा स्कोर करेंगे, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। राजस्थान आशा सहयोगिनी संघ के बैनर तले शुक्रवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगिनी की जिला अध्यक्ष अरुणा कुंवर ने बताया कि राजस्थान में 2004 से 2 विभागों में 52,000 आशा सहयोगिनी कार्य कर रही हैं, जिनका वर्तमान समय में 2700 रुपए वेतन है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। आशा सहयोगिनी संघ ने गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभी को स्थायी करने की मांग की है। अगर स्थायीकरण नहीं किया जाता है तो मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी दी जाए और अनुभव और योग्यता के आधार पर ANM में सीधा समायोजन किया जाए। अगर सरकार द्वारा मांगी नहीं मानी जाती है तो जिस दिन राजस्थान का बजट पेश होगा, उस दिन आशा सहयोगिनी संघ द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग है स्थायीकरण, या स्थायीकरण हमें नहीं करते हैं तो हमें समान काम व समान वेतन दिया जाए, और दूसरी मांग है कि योग्यता के अनुसार हमें ANM में सीधा समायोजन किया जाए। पर सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही है, इसलिए मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सरकार अब हमारी बात सुने, इस न्यूनतम मजदूरी हमें समान वेतन दिया जाए तथा हमें समान हमारा शोषण बंद कर दे। परंतु सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए जब 17 या 18 तारीख को बजट घोषित होगा तो हमारी नारी शक्ति विधानसभा का घेराव करेगी जयपुर जाकर। और मैं एक बात और सरकार को बताना चाहती हूँ कि मानदेय कर्मी जो जयपुर में अभी हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा था, तो सरकार ने 16 औरतों को कार्य से पृथक कर दिया है। उन 16 औरतों को सरकार वापस ले, और अगर नहीं लेगी तो फिर सरकार अब हमारी नारी शक्ति का चमत्कार भी देखेगी। बहुत दिन हो गए कहते कहते भी। एक पिता अपने बेटे को तो एक पत्नी अपने पति को किडनी डोनेट करना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हैं और अब दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। शुक्रवार को दोनों पीड़ितों ने लेक्सिटी किडनी वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और गुहार लगाई कि उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ दिलाया जाए, जिससे उनको आर्थिक सहायता मिल सके और समय पर पीड़ित रोगियों को इलाज मिल सके। इस मौके पर पीड़ित रोगी के परिजनों ने बताया कि उनको सरकार की इस योजना से जोड़ा जाए, जिससे उनको काफी हद तक मदद मिल सके। इस अवसर पर सोसाइटी के जितेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस तरह के उदयपुर में करीब 7 मरीज हैं जिनको किडनी देने वाले तो हैं, पर वह किडनी ट्रांसप्लांट में आने वाले खर्चे को वहन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार से जल्द मदद करने की गुहार लगाई गई है। मैं अपने बच्चे का राज्य खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने के लिए आया हूँ। दोनों किडनी गड़बड़ हो गई है और दोनों किडनी गड़बड़ होने से उसका पैसा जो है इतना पैसा नहीं दे सकता। उसका खर्चा 8-10 लाख, कोई कह रहा 8-10 लाख होगा, कोई 12 लाख कह रहा, कोई 15 लाख कह रहा। इसलिए अब क्या मानूं, कुछ न कुछ पैसा 8-10 या 4-5 लाख जो भी खर्चा चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसका वहन कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर उसका नाम जो है खाद्य सुरक्षा में जुड़ाने के लिए आया। तो किडनी की व्यवस्था हुई क्या? किडनी तो क्या है, उसकी मम्मी, उसकी पत्नी या मेरी तीनों में जिसकी भी बैठेगी उसका देंगे। सर, मुख्य समस्या यह है कि पिछले 8-10 माह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जो राशन कार्ड बनने थे उसको सरकार ने रोक लगा रखी है। उदयपुर में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और मोटापा ऐसे रोगों के चलते हुए किडनी रोगों की बढ़ोतरी हो रही है। उदयपुर जनजातीय क्षेत्र होते हुए भी एक संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी हमारे उदयपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। अभी हम निजी हॉस्पिटलों में जाके इन किडनी रोगियों को मोटिवेट करके किडनी डोनेट करवा के इनका ट्रांसप्लांट करवाते हैं और सरकारी लाभ की सहायता से। मगर अब ये राशन कार्ड नहीं बनने की वजह से इन रोगियों के सामने बहुत बड़ा जीवन संकट आ गया है। तो आज हमारे सामने 2 रोगी आए हैं, 2-3 और हैं मेरे पास ऐसे हैं। करीबन आज की तारीख में 7 रोगी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए भटक रहे हैं। अगर इनको इनका पैसा मिलता है तो ये सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, वरना अन्यथा आयुष्मान योजना लागू होना या जब तक बजट नहीं हो तब तक ये लगता नहीं कि हम सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साफरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कुराबड़ सिहाड़ मार्ग पर निजी बस के पलटने से बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने के बाद घटना में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बस की गति धीरे होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बल्लभनगर विधायक के निधन के बाद अब वहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा के कुराबड़ मंडल की बैठक हुई। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गजेंद्र नागर, रमेश जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने की बात कही। विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि पार्टी किसी भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाए, उसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। बैठक में कुराबड़ पंचायत समिति की सभी पंचायतों में पंचायत स्तर पर शक्ति केंद्र बनाने के साथ ही शक्ति केंद्र के प्रभारियों, संयोजकों और सह संयोजकों के नामों पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार के निर्देश के बाद उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर का टीकाकरण शुरू हुआ। तो पहले दिन प्रशासनिक अधिकारियों के बाद शुक्रवार को सफाई कर्मियों की टीका लगना था, लेकिन जिस तरह से एमबी हॉस्पिटल के टीकाकरण सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी, उसके बाद सीधे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। टीवी स्क्रीन पर दिख रही भीड़ सफाई कर्मियों की है। सफाई कर्मी भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जबकि टीकाकरण के दौरान भी सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश है। लेकिन हॉस्पिटल के टीकाकरण सेंटर के बाहर तो सीधे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ के बावजूद उन्हें कोई कहने वाला तक नहीं था। ऐसे में कैसे इस महामारी से छुटकारा मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के तत्वावधान में शहर के उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए और आगामी बजट में 7वें वेतनमान के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान, नई भर्ती करने और नई बसों की खरीद सहित कुल 18 बिंदु शामिल किए गए हैं। कर्मचारी भारतीय परिवहन महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि सरकार ने 2 वर्ष पूर्व कहा था कि सरकार ने आते ही 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात कही थी। कर्मचारियों का 4 वर्षों से परिलाभ तक बकाया है। इस तरह की मांगों को लेकर सांकेतिक रूप से धरना दिया गया। राष्ट्रीय मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी एवं सफाई कर्मियों जैसे रोडवेज कर्मियों ने भी इस कोरोना काल में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार इस बजट में विशेष बजट आवंटित करे। रोडवेज के 52 डिपो में सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब भी सरकार ने मांगी नहीं मानी तो आगे हम सरकार का घेराव करेंगे। ये सरकार 2 वर्ष पूर्व रोडवेज कर्मियों से ये वादा करके कि कांग्रेस की सरकार आते ही रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू करेंगे, नई बसों की खरीद करेंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 4 वर्षों से परिलाभों का भुगतान बकाया है। उन सभी मांगों को लेकर के लगभग 18 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में आज हमारा ये 1 दिवसीय धरना हमने सरकार को सांकेतिक रूप से आज सभी डिपो में दे रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि रोडवेज के कर्मचारियों ने चिकित्सा, पुलिसकर्मी एवं सफाई कर्मियों के साथ साथ
रोडवेज कर्मियों ने भी कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार रोडवेज को इस बजट में अलग से विशेष बजट आवंटन करे, जिससे रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लग सके। और इस सरकार ने जो अपना वादा किया था उसको याद दिलाने के लिए कि भाई सरकार में सत्ता में आते ही रोडवेज कर्मियों को 7वां वेतन मिलेगा, उस वादे को याद दिलाने के लिए आज हमने सांकेतिक रूप से रोडवेज के 52 डिपो में हम आज ये धरना दे रहे हैं। और अगर नहीं माना तो 19 मार्च को हम सरकार का घेराव विधानसभा में। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को, सभी महिलाओं को दिया हुआ है, लेकिन जो 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव है महिलाओं को नहीं दिया है। 2 वर्ष पूर्व हम चाहते हैं महिलाओं को चाइल्ड इस आश्वासन के साथ सत्ता में आई थी रोडवेज कर्मियों से, महिलाएं जो कांग्रेस की सरकार आती है रोडवेज कर्मियों को 7वां वेतनमान देंगे और 4 वर्ष से जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक शिवम दीक्षित ने शुक्रवार को बैंक के सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकल्प के तहत नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित नारायण चिल्ड्रन एकेडमी को गरीब बच्चों की सेवार्थ 32 सीटर बस भेंट की। उन्होंने संस्थान द्वारा दिव्यांगों, निर्धनों, मूकबधिर, प्रज्ञाचक्षु और निशक्त बालकों की शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए इन कार्यों में बैंक की सहभागिता निरंतर रखने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने स्वागत करते हुए संस्थान की 35 वर्षीय सेवा यात्रा का जिक्र किया और दिव्यांगों के लिए निर्माणाधीन 450 बेड के हॉस्पिटल की जानकारी दी। समूह प्रभारी पलक अग्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार और गरीबों को निःशुल्क राशन पहुंचाने की जानकारी दी। इस दौरान उप महाप्रबंधक कुंवर दिनेश प्रताप सिंह तोमर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार सुमन सहित उदयपुर RNDB के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अतिथियों ने झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से आए दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी प्रदान की। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ATN उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद महाकाल मंदिर में शुरू हुआ आधुनिक जलाभिषेक। गलती स्वीकारने की बजाय ट्रस्ट ने भेजा चैनल को नोटिस, आवाज और बुलंद होगी। विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने कहा सजा मिलकर रहेगी। जिलाध्यक्ष बोले आरोप कोई भी लगा सकता है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने कहा लीपापोती हुई तो होगा दुर्भाग्य। नक्शा घर में लगी आग के बाद भी नहीं चेता UIT, सिर्फ नाम के लगे हैं एंटी फायर सिस्टम। आग लगी या लगाई की रही चर्चाएं गर्म। और सराड़ा के दरोगा बिश्नोई से खौफ खाने लगे बजरी माफिया। अब तक 39 कार्रवाइयों को दिया अंजाम। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।